फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और आज के इस सत्र में हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का डिस्कस करने के लिए एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो में हमारे साथ। और आज इस वीडियो में हमारे साथ आप देखेंगे कि फ्रिक्शन यानी घर्षण से रिलेटेड कुछ वीडियोस तो मैंने इसी चैनल पर आपको उपलब्ध कराए हैं। और अगर आपको फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, जैसे किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ऑब्जेक्ट फिसल रहा है या किसी नत तल पर यानी इंक्लाइंड प्लेन पर फिसल रहा है, उस केस में फ्रिक्शन के अगेंस्ट यानी घर्षण के विरुद्ध अगर हमें वर्क डन निकालना है, कार्य निकालना है, या हमें एक्सीलरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम समझनी है, तो आज का वीडियो देखने के बाद ये प्रॉब्लम आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए बिना डिले किए हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं, इससे समझते हैं एक एक चीज को अच्छी तरीके से। तो आइए स्टार्ट करें। हमें देखना है फ्रेंड्स कि घर्षण के विरुद्ध कार्य यानी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन लग रहा है, हम उस केस को डिस्कस करेंगे। और यदि आपके प्रॉब्लम जो एग्जाम में दी जाती है वो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आपको दे दी गई है जहां फ्रिक्शन नहीं है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ इक्वेशन में आएगा उसको हमें सिंपल जीरो लिखना है और वो प्रॉब्लम भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ लिस्ट में आप ये देख पा रहे हैं कि हम किस किस तरीके की प्रॉब्लम को आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस से ही। वर्क डन इन स्लाइडिंग अ बॉडी ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी क्षैतिज तल पर फिसलते पिंड पर किया गया कार्य। हमें क्षैतिज तल को लेना है, हम हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस की प्रॉब्लम है। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर वर्क डन की हम बात कर रहे हैं। अगर हमें एक्सीलरेशन तुरंत डिस्कस करना है या वर्क डन डिस्कस करना है, हम दोनों चीजें यहाँ साथ साथ देख पाएंगे और बहुत आसान है इस प्रॉब्लम को समझना। देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट आपने लिया, ये जो ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट जिसका मास है एम मास का हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। तो एम मास का अगर ऑब्जेक्ट है तो आप अच्छे से जानते हैं कि उसका वेट mg होगा। और वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, नीचे की तरफ लगेगा। और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमने इस m मास के ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जब m मास के ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। तो यहाँ m मास का ऑब्जेक्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमने रख दिया है। और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे ऑब्जेक्ट पर उसका mg वेट डाउनवर्ड लगता है और उसी से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन r लग रहा है। चूंकि ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रखा हुआ है, ना तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से नीचे मूव कर रहा है और ना ये ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये mg और r एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। दैट मीन्स सीधे सीधे हमें यहां क्या मिल जाएगा, r की वैल्यू जो आएगी, r इज इक्वल टू mg, ये यहां पे होगा। ये फर्स्ट कंडीशन होगी। अब हम इसे मूव कहां करा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इसे हम स्लाइड कराएंगे इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराएंगे उस डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना होगा। तो यहां हमने ये P फोर्स लगा दिया, जिस डायरेक्शन में इसे हम स्लाइड करा रहे हैं उस डायरेक्शन में हमने इस पर P फोर्स लगाया। अब ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करता है या उसमें मूव करने की टेंडेंसी होती है, यानी अप्लाइड फोर्स P के जस्ट अपोजिट ऑब्जेक्ट और हॉरिजॉन्टल सरफेस जिस पर ऑब्जेक्ट रखा है, इसके कांटेक्ट लेवल पर जहां दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं,
वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होगा। ऑब्जेक्ट जब मूव करना स्टार्ट कर देता है तो उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, इसीलिए उसे हम Fk से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, जब तक हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा तब तक फ्रिक्शन ज्यादा है और अप्लाइड फोर्स कम। फ्रिक्शन ज्यादा और अप्लाइड फोर्स कम। अब अगर हम अप्लाइड फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं तो एक कंडीशन आती है जबकि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन यानी P और F के एक दूसरे से जस्ट इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, और इस केस में बिना एक्सीलरेशन के, बिना त्वरण के ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। लेकिन हमें लगातार ये फोर्स P लगाना पड़ेगा। अगर हम फोर्स P को लगाना बंद कर देंगे तो फ्रिक्शन Fk के कारण ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, वो मूव नहीं करेगा। तो जब तक हम अप्लाइड फोर्स P जो है, अप्लाइड फोर्स P जब तक यहां पे लगता रहेगा तब तक हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा। हम कह रहे हैं बिना एक्सीलरेशन के, बिना त्वरण के। तो बिना त्वरण के क्यों? क्योंकि P और F के इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो इस केस में जो हमने अभी केस आपको कहा है, यहाँ पे बताया है, इस केस में हम देख रहे हैं कि सारे फोर्स मिलकर के बैलेंस हो जा रहे हैं और ऑब्जेक्ट बिना एक्सीलरेशन के मूव करेगा। अब अगर यही हम एक्सीलरेशन की बात करें तो फ्रेंड्स कुछ नहीं, बस सीधे से हमें क्या करना है, एक्सीलरेटेड मोशन कराना है, यानी नेट फोर्स चाहिए। बिना फोर्स के एक्सीलरेशन नहीं हो सकता। आपने पढ़ रखा है कि F इज इक्वल टू ma। A एक्सीलरेशन है और m ऑब्जेक्ट का मास है। तो अगर हमें एक्सीलरेशन चाहिए तो फोर्स होना चाहिए नेट फोर्स, है ना। जो कि इस केस में देखिए P हमने लगाया लेकिन ये फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर रहा है, यानी एक्सीलरेशन 0 है। अब अगर आपको एक्सीलरेटेड मोशन चाहिए तो हमें P को Fk से बड़ा करना पड़ेगा। हमें जो फोर्स हम लगाएंगे P फोर्स, उसको फ्रिक्शन से बड़ा करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर ये P को हम बढ़ा करके Fk से ज्यादा कर दें तो ऑब्जेक्ट मूव इसी डायरेक्शन में करेगा जिधर अप्लाइड फोर्स P है, पर उसमें एक्सीलरेशन कैसे आएगा? तो हम क्या देखें कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा, ये P इस डायरेक्शन में माइनस जो अपोजिट फोर्स है, और अपोजिट फोर्स क्या है, Fk। ये हो गया नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ P। अप्लाइड फोर्स P की दिशा में, P के डायरेक्शन में नेट फोर्स। तो जब P के डायरेक्शन में नेट फोर्स है तो ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास है m और एक्सीलरेशन हम मान ले a है। तो ये नेट फोर्स जो P माइनस Fk है वो ma के बराबर आ जाएगा। और अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो हमें इस केस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वहां पर एक्सीलरेशन मिल जाएगा। लेकिन अभी हम जो केस लेने चल रहे हैं, अभी हम यहाँ पे बिना एक्सीलरेशन की बात करें, यानी ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है, हम उस केस की बात कर रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा जस्ट मोशन स्टार्ट कर रहा है तो Fk इज इक्वल टू P आएगा, यानी फ्रिक्शन कितना लगेगा यहाँ पर, अप्लाइड फोर्स P के बराबर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स P। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं कितना डिस्टेंस, s डिस्टेंस मूव कराते हैं, तो फ्रेंड्स यहां पर वर्क डन का कारण क्या मैंने डिस्कस किया, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है इसीलिए हमें लगातार फोर्स लगाना पड़ रहा है कि ये मूव करे। बिना एक्सीलरेशन ही मूव कर रहा है लेकिन फिर भी हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि न्यूटन का नियम क्या कहता है, आपने पढ़ रखा है। वहां आपने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में तब तक रहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते हैं। तो यहां इस केस में हम ये कह तो रहे कि बिना एक्सीलरेशन का है, यानी अपने ही स्टेट ऑफ मोशन में बना रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा बिना एक्सीलरेशन के।
लेकिन हम फोर्स भी लगा रहे हैं, तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ फ्रिक्शन की वजह से फोर्स लगाना पड़ रहा है। नेट फोर्स देखिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन में नेट फोर्स 0 है, क्योंकि P और F के इक्वल और अपोजिट हो जा रहे हैं। जो P और F के हैं वो इक्वल और अपोजिट हैं। तो वर्क डन का रीजन क्या है यहाँ पे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी F के फोर्स वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम यहाँ पे वर्क डन हमें कैलकुलेट करना हो तो आप जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो जितना फोर्स लग रहा है वो, और फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ S से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, S इज द डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स हमने P लगा रखा है, P इज इक्वल टू F के है। तो अगर वर्क डन हमें निकालना है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी P इंटू डिस्प्लेसमेंट S हम कर दें, और P किसके बराबर है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F के बराबर है, इंटू डिस्प्लेसमेंट S। अब फ्रिक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रिक्शन होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, है ना। फ्रिक्शन F इज इक्वल टू, ये चूंकि K है यानी काइनेटिक फ्रिक्शन है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसलिए म्यू K टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अब ये किसके बराबर आ जाएगा? आप देखिए, यहां से R इज इक्वल टू है mg, तो हम R की जगह mg लिख लें यहाँ पे। तो F के क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा म्यू K इंटू mg। अब बस हमें करना क्या है? ये W वाला जो हमारा फॉर्मूला हमने लिखा है, इसमें F के की ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है और वर्क डन मिल जाएगा इस केस में। W इज इक्वल टू F के की जगह क्या आएगा? म्यू K टाइम्स mg, ये F के हो गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका आ जाता है इस केस में वर्क डन। कौन सा केस हम लोगों ने देखा यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी ये फर्स्ट वाला केस हम लोगों ने देखा। वर्क डन इन स्लाइडिंग अ बॉडी ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्षैतिज सतह पर फिसलते पिंड पर किया गया कार्य। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। जब क्षैतिज सतह यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस हमें क्लियर हो गया, तो हमें क्या देखना? वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन, एक नत तल पर ऊपर की ओर गति करने वाले पिंड को हमें स्टडी करना है। हमें वो केस देखना है जहां पर इंक्लाइंड प्लेन है लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर हम लेते हैं तो सीधे ये हॉरिजॉन्टल और इसके ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया था। इसका वेट ये डाउनवर्ड लगता है। नॉर्मल रिएक्शन, जिस सरफेस पर ऑब्जेक्ट है उसी से नॉर्मल हम लगाते हैं, जिस सरफेस पर ऑब्जेक्ट है उससे नॉर्मल। ठीक है, अब अप्लाइड फोर्स हमने इधर लगाया था तो फ्रिक्शन इधर लगा था। ठीक है, अब अगर हम इसी हॉरिजॉन्टल सरफेस को एक साइड से नीचे ही रहने दें और दूसरी तरफ से उठाना शुरू कर दें, यानी ये हॉरिजॉन्टल था, इसको इस साइड हम नीचे ही रहने दें और इस साइड से हम धीरे धीरे उठाएं, तो आप इमेजिन करिए, और पहले ये यहाँ लेवल पहुंच सकता है, फिर यहाँ पहुंच जाएगा। जैसे हम दूसरे साइड को उठाते जाएंगे ये ऊपर उठता चला जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ जो ऑब्जेक्ट रखा था, पहले ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा था, जब सतह यहाँ आ गया तो ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस को हम और आगे देखें कि यहाँ और क्या हो सकता है। इसे जो हॉरिजॉन्टल से जब हम एक साइड से लेवल को ऊपर उठा देते हैं, जैसे हमने इधर से इसको उठा दिया, इस साइड से इसको उठाया, तो अब इस लेवल को हम कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन यानी नत तल। ये आपका इंक्लाइंड प्लेन हो गया है, नत तल हो गया है। इस केस में भी हम फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन कितना आएगा वो कैलकुलेट करना सीखेंगे, और एक्सीलरेशन अगर त्वरण निकालना है तो हम वो भी सीखेंगे। ऑब्जेक्ट जब हम इसको लेवल को इंक्लाइंड करेंगे यानी नत करते हैं, नत तल बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है, अभी हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे, कि ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर फिसलता है।
लेकिन हमें यहां ऑब्जेक्ट को किधर मूव कराना है, ऊपर की तरफ। तो नीचे की तरफ फिसलने की टेंडेंसी आती है, जाना ऊपर की तरफ है, तो बिना फोर्स लगाए तो ये जाएगा नहीं जी। तो अब हमें क्या करना है, कितना फोर्स लगाना है, कैसे वर्क डन आएगा, कितना एक्सीलरेशन होगा, हमें यहां पर वो देखना है। तो हमने क्या किया, इंक्लाइंड कर दिया, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड कंडीशन में आ गया। कितने एंगल से हमने इसको उठाया, थीटा डिग्री से। जैसे ही हम इसे थीटा डिग्री से उठाते हैं, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, और आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होता है। इस वजह से ये हॉरिजॉन्टल लेवल था, क्षैतिज है, तो ये डायरेक्शन होगी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले वेट की, जो कि mg आप देख पा रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा, ऑब्जेक्ट का एक सेंटर होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि इसका वेट डाउनवर्ड नीचे की तरफ लग रहा है। अब डाउनवर्ड नीचे की तरफ वेट लगा, दूसरा कौन सा फोर्स, इस पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा, यानी जिस सरफेस पर ऑब्जेक्ट रखा है, अब ये वाला सरफेस हो गया जो नत तल आ रहा है इसका, यानी ये वाला सरफेस पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस सरफेस से पहले देखिए हॉरिजॉन्टल से नॉर्मल था क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे रखा था ऑब्जेक्ट, लेकिन अब ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, तो इस वजह से इस इंक्लाइंड प्लेन से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होता हुआ। तो यही दो फोर्स हैं जो अभी इस पर लग रहे हैं ऑब्जेक्ट पर, जो कि इंक्लाइंड प्लेन पर रखा गया है। उस पर दो फोर्स जो लगे वो आपने देखा, एक तो फोर्स लगा इसका वर्टिकली डाउनवर्ड वेट, और दूसरा जो इंक्लाइंड प्लेन है उससे नॉर्मल रिएक्शन, ये दो फोर्स लगे। इन दोनों की वजह से अब हम इसकी मोशन को देखिए जरा सा, क्या हो सकता है इन दो की वजह से। अभी हमने पी की बात नहीं की है। तो फ्रेंड्स, हम कंपोनेंट करते हैं फोर्स के, और इंक्लाइंड प्लेन जो ये वाला प्लेन है, इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट इधर फिसलने की टेंडेंसी क्यों आती है वो भी देख लेते हैं। जिधर ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करना है, हम फोर्स के कंपोनेंट्स जो लग रहे हैं, फोर्स कौन सा लग रहा है, फोर्स यहाँ पे mg लग रहा है, और ये नॉर्मल रिएक्शन r लग रहा है। तो इन दोनों फोर्सेस के हम कंपोनेंट करेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट, एक इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग यानी इसके साथ साथ, तो दूसरा कंपोनेंट इससे परपेंडिकुलर ही लेना होता है। दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में हम ब्रेक करेंगे हर फोर्स को। तो एक तो जहां ऑब्जेक्ट जिधर मूव करना है यानी इंक्लाइंड प्लेन के साथ, एक तो ये डायरेक्शन होगी, तो दूसरा इससे परपेंडिकुलर यानी ये डायरेक्शन। ओके, इन दो डायरेक्शंस में हम इन सभी फोर्सेस के कंपोनेंट जरा देख लें। तो फ्रेंड्स, mg का जब कंपोनेंट करेंगे तो आप जानते हैं कंपोनेंट में ब्रेक करना, ये mg है, इसका एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, तो दूसरा उससे परपेंडिकुलर ये वाला आएगा। ये एंगल थीटा है, तो ऑफ कोर्स ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, क्योंकि दो प्लेन के बीच में जो एंगल होता है, उन प्लेन पर जो परपेंडिकुलर्स होंगे उनके बीच भी वही एंगल बनेगा। तो यहां देखिए, ये हॉरिजॉन्टल जो है लाइन, हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर mg आ रहा है, वर्टिकल है, ये mg की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और दूसरा वाला जो mg cos थीटा है, वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर आपने लिया है, पहले से आपने डिसाइड किया है, यानी ये वाला। तो ये और ये जो हैं वो दो प्लेन्स के ऊपर यानी इस पर और इस पर परपेंडिकुलर हैं, इसलिए अगर प्लेन्स के बीच एंगल थीटा है तो इन दोनों के बीच भी एंगल थीटा आएगा। दो प्लेन्स के बीच जो एंगल बनता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी सेम एंगल आता है। इसी वजह से mg और mg cos थीटा जो आप देख रहे हैं उसके बीच का ही एंगल थीटा लिया जाता है। कंपोनेंट में ब्रेक करना अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स मुझे अलग से लिखिए, हम कंपोनेंट में ब्रेक करने का आपको अलग से वीडियो देंगे। यहां हम सीधे से ले लेते हैं कि mg के दो कंपोनेंट हमें मिलेंगे, एक जो थीटा के साथ लगा हुआ वाला कंपोनेंट है उसको हम mg cos थीटा, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट हमारा आएगा यानी अलोंग द
इंक्लाइंड प्लेन, वो mg साइन थीटा हो जाएगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए तो फ्रेंड्स मुझे लिखिए। जितना मैंने वीडियो दिया है उससे अगर आपको क्लियर नहीं होता, क्योंकि मैंने कुछ और वीडियोस वेक्टर्स के बारे में दिए हुए हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी हमने दिया हुआ है, फिर भी आपको उनके समझने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे फिर से लिखिए, मैं उसे और डिटेल में डिस्कस कर लूंगी। तो यहाँ mg के दो कंपोनेंट mg cos थीटा और mg sin थीटा, इसको देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंक्लाइंड प्लेन पर ना इस डायरेक्शन में मोशन करता है ना इस डायरेक्शन में, ना प्लेन से अंदर जाता है ना प्लेन से ऊपर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंक्लाइंड प्लेन से जो परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन है, यानी जो आर वाली डायरेक्शन है, उन डायरेक्शंस में सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे। अब अगर ये फोर्सेस बैलेंस हैं तो सबसे पहली इक्वेशन तो हमारी बन जानी चाहिए R इज इक्वल टू mg cos थीटा। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बननी चाहिए, R इज इक्वल टू mg cos थीटा। एक इक्वेशन बन गई क्योंकि ये बैलेंस है। अब हमें मोशन किधर स्टडी करना है, ये हमें इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग स्टडी करना है, यानी हमारे एक्सीलरेशन, वर्क डन, वो सब हम यहीं से निकालने वाले हैं। तो फ्रेंड्स mg साइन थीटा ये कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे की तरफ लग रहा है और यही फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट पर इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे की तरफ फिसलने की टेंडेंसी आती है। जिधर फोर्स लगा ऑब्जेक्ट में उधर ही मोशन की टेंडेंसी आती है। लेकिन इस केस में हम क्या करना चाह रहे हैं, हम जिधर mg साइन थीटा लग रहा है उसके अपोजिट ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाह रहे हैं, यानी ऊपर स्लाइड कराना चाह रहे हैं। तो हमें mg साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ रहा है, p फोर्स हमने लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में। अब p कितना हो कि ये ऊपर की तरफ स्लाइड करे, तो देखने से तो हमें लग रहा है कि अगर mg साइन थीटा के बराबर हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा देंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर चलने लग जाएगा बिना एक्सीलरेशन के, क्योंकि सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन एक मिनट रुकिए, जब आप इसे ऊपर की तरफ P लगाएंगे और आप इसे ऊपर की तरफ स्लाइड कराएंगे, जैसे ही ऊपर की तरफ मोशन आएगा और अगर सरफेस यानी ऑब्जेक्ट और ये जो नत तल का कांटेक्ट लेवल है जहां पे टच कर रहे हैं, इस सरफेस में फ्रिक्शन है, तो फ्रेंड्स फ्रिक्शन जनरेट होगा और वो मोशन को अपोज करेगा। क्योंकि इसमें हम इसे स्लाइड करा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये फ्रिक्शन किधर लगेगा, डाउनवर्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, यानी mg साइन थीटा की डायरेक्शन में लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। F के रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसे हम, क्यों, क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पे K लगा दिया है F के साथ में। कि हमने इसलिए शो किया क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो अब फ्रेंड्स अब देखिए, अब जब mg साइन थीटा है के फ्रिक्शन जनरेट हो गया क्योंकि ये ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा और ऊपर की तरफ स्लाइड कराने के लिए हमने लगाया है p फोर्स। और हम क्या कह रहे हैं, बिना एक्सीलरेशन का केस हम सबसे पहले ले रहे हैं। बिना एक्सीलरेशन के ये अपवर्ड स्लाइड करेगा। तो बिना एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या हुआ, बिना एक्सीलरेशन मीन्स कि ये तीनों फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जो हैं, यानी mg साइन थीटा, Fk और P, ये तीनों मिल करके बैलेंस होने चाहिए। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग 0 आना चाहिए। तो ये 0 कब आएगा, जबकि mg साइन थीटा, mg साइन थीटा प्लस Fk इज इक्वल टू कितना होगा जी, जल्दी से बताइए, वेरी गुड, P के बराबर हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल वाले केस में किया था, लॉजिक वही लगाना है, केस इसका डिफरेंट हुआ है बस। अब जैसे ही हमने लिखा P इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस Fk, इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या करना है, इस Fk की वैल्यू रखनी है, और वो कितनी, जैसे अभी पिछले में हम लोगों ने देखा है, Fk इज इक्वल टू म्यू के टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन R। वहां R इज इक्वल टू mg था, यहां R कितना है, mg cos थीटा। R की ये वैल्यू Fk में रखना है, जो आएगा उसे हमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होगा। इतना करते ही हम P की जो वैल्यू निकालते हैं
P यानी फोर्स जो हमने लगाया है, P क्या है, जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, कितना फोर्स हम नेट फोर्स लगा रहे हैं। और उसके बाद P के डायरेक्शन में जितना हम इसको स्लाइड करा के लेके जाएंगे, यानी अगर हमने S डिस्टेंस इसको मूव कराया होगा तो हम अप्लाइड फोर्स को S से यानी डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हमें वर्क का सीधा सा फॉर्मूला जो बचपन में आप यूज करते आए हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हम वो सिंपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि P और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं और वर्क डन हमारा निकल जाएगा। ये देखिए जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, यानी हमारे पास क्या आया, पहला R इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, फिर P को हमने निकाला, P हमारा कितना आ गया, एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, और फिर एफ के को हमने क्या किया, म्यू के टाइम्स R, R की ये वाली वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जो एफ के की वैल्यू आई उसको ले जाकर के इस इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है, उससे सब्स्टिट्यूट करते ही बस हमें P की ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ mg को हमने कॉमन निकाल लिया है तो ये फॉर्म आ गया। अब जो अप्लाइड फोर्स है, अगर P लगा करके हम उस ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ऊपर की तरफ S डिस्टेंस हम मूव कराएं तो P और S जो कि सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हम सीधे सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और वर्क डन निकल जाएगा। तो ये तो वर्क डन निकालने का तरीका, पर मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि हम हर केस में आपको वो वाला कंडीशन भी बताएंगे कि अगर आप एक्सीलरेशन का केस पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम पूछी गई है तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, एक्सीलरेशन के केस को डिस्कस करने के लिए देखिए, एक्सीलरेशन तभी होगा मोशन में जब मोशन की डायरेक्शन में जिधर ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जैसे यहां ऊपर की तरफ जा रहा है तो मोशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स हो। अभी तक हमने बिना एक्सीलरेशन लिया यानी नेट फोर्स 0 हो रहा था, पर हमें क्या करना है, नेट फोर्स होगा तभी तो एक्सीलरेशन होगा। दैट मीन्स mg साइन थीटा प्लस एफ के से p बड़ा होगा तभी एक्सीलरेशन आएगा। तो अगर इस केस में आपको एक्सीलरेशन निकालने के लिए कहा जाता है, आपसे ये कहा गया है कि जो P आपने लगाया वो mg साइन थीटा प्लस एफ के से बड़ा है, तो एक्सीलरेशन बताइए कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें निकालना है। अब कैसे निकालें मोशन की डायरेक्शन, यानी इस P की डायरेक्शन में नेट फोर्स हम कैसे निकालें। तो P बड़ा है, इसका मतलब P माइनस, इससे अपोजिट कौन सा फोर्स यहां लग रहा है फ्रेंड्स, इससे जस्ट अपोजिट है mg साइन थीटा प्लस एफ के। अब ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर ये कह दिया जाए एग्जाम में कि फ्रिक्शन नहीं है तो एफ के को 0 कर दीजिए। सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एफ के एब्सेंट होगा। इक्वेशन हमें ऐसे ही बना के सॉल्व करनी होंगी। तो ये तो हम लोगों ने लिया कि P माइनस mg साइन थीटा प्लस एफ के, ये नेट फोर्स होगा P के डायरेक्शन में। अब नेट फोर्स इतना है, ऑब्जेक्ट का मास है m, एक्सीलरेशन कितना डेवलप हुआ a, ये रिलेशन आ जाएगी और इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा। अगर एक्सीलरेशन 0 है तो देखिए इसके पहले जो आपने किया था, इसी केस में अगर आप a को 0 रख दें तो वही आ जाएगा जो भी आपने डिस्कस किया था, P इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस एफ के, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और इसको जब दूसरे साइड लेकर के जाएंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। तो ये तो बस बहुत सिंपल सा आपका है, आप चीजों को बस समझते चले जाइए, जैसा न्यूमेरिकल एग्जाम में आया है उसको सब्स्टिट्यूट करिए और रिजल्ट आ जाएगा। अब जब इतना आप समझ गए हैं तो आपके लिए बड़ी आसान सी चीज है कि अगर आपसे कहा जाए कि ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पर डाउनवर्ड जा रहा है और आपको करना वही है, वर्क डन पूछा गया, या हम यहाँ एक्सीलरेशन वाला केस भी डिस्कस करेंगे जैसे हमने बाकी केसेस को डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, जब हमारा ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा, अब तो आपको ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, हॉरिजॉन्टल पे जैसे रखा था, इसके एक साइड को नीचे रख लिया, दूसरे को उठाते गए तो हमारा इंक्लाइंड प्लेन बन गया। जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस पे ये वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगेगा और इंक्लाइंड प्लेन से जस्ट परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन r लगेगा।
दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहे होंगे। ओके, फ्रिक्शन कहां लगता है? फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट और प्लेन के कांटेक्ट लेवल पर, जहां दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं वहां पर फ्रिक्शन लगता है। इतना तो जैसा हम लोगों ने अभी अपवर्ड मोशन में देखा बिल्कुल वैसा ही है। अब हम आते हैं उसी से आगे कि डाउनवर्ड मोशन जब हमें स्टडी करना है, यानी इंक्लाइंड प्लेन पर ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, नीचे की तरफ उसको मूव कराना है। तो फ्रेंड्स, जब ऑब्जेक्ट आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल प्लेन को इंक्लाइंड किया और इस पे ये ऑब्जेक्ट रखा, इसका ये जो mg था, इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हम लोगों ने लिए, एक अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। फिर से कहती हूं कि अगर ये कंपोनेंट्स में ब्रेक करने में आपको अभी भी प्रॉब्लम है, इस वीडियो को देखने के बाद या इसी चैनल पर जो मैंने दूसरे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स या इस तरीके के जो भी वीडियोस दिए हैं, अगर उनसे भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करिए और मैं आपको वहां पर भी हेल्प करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये आपका ये थीटा एंगल था, इस वजह से यहाँ थीटा मैंने बताया, ये कंपोनेंट आ गया था mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हमारा बनता है ये mg sin थीटा। ओके, ये हमारा sin थीटा कंपोनेंट बन जाता है। तो ये जो mg sin थीटा है, ये ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे की तरफ मूव कराने की टेंडेंसी डेवलप करता है। और जब नीचे की तरफ मूव करने की टेंडेंसी है तो ऑब्जेक्ट और सरफेस के कांटेक्ट लेवल पर जस्ट अपोजिट, यानी जिधर मोशन की टेंडेंसी mg sin थीटा की तरफ नीचे की तरफ मूव करना, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ अब आ जाएगा। पिछले वाले में फ्रिक्शन नीचे आया था क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव कराया और मोशन से अपोजिट फ्रिक्शन लगता है। यहां पे नीचे की तरफ मूव करने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन कहां जाएगा? फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। अब सोचिए, अगर हम थीटा बढ़ाते जाते हैं, ये थीटा हम बढ़ाते जाएं तो साइन थीटा बढ़ता जाएगा, साइन थीटा बढ़ेगा तो mg साइन थीटा बढ़ेगा। mg साइन थीटा अगर बढ़ता जाएगा तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब mg साइन थीटा fk के बराबर हो जाएगा और बिना कोई फोर्स लगाए ही ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फिसलने लगता है। एक तो ये केस आता है, यानी mg साइन थीटा fk के जस्ट इक्विवेलेंट अपोजिट हो गया। अगर हम उससे ज्यादा थीटा बढ़ाते हैं तो ये mg साइन थीटा fk से बड़ा हो जाएगा, है ना। एक कंडीशन आई जब mg साइन थीटा इतना हो गया कि mg साइन थीटा fk के इक्वल और अपोजिट हो गया और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जस्ट स्लाइड करने लगा। जस्ट मींस बिना एक्सीलरेशन के, mg साइन थीटा इज इक्वल टू fk। अब अगर हम थीटा को थोड़ा और बढ़ा दें तो साइन थीटा और बड़ा हो जाएगा, साइन थीटा और बड़ा तो mg साइन थीटा fk से भी बड़ा हो जाएगा, और जब fk से बड़ा हो जाएगा दैट मीन्स कि इस डायरेक्शन में, यानी mg साइन थीटा के डायरेक्शन में नेट फोर्स आ जाएगा। और नेट फोर्स कितना आएगा इस केस में? जो भी हमने बताया, mg साइन थीटा माइनस fk, इतना नेट फोर्स लगेगा mg साइन थीटा की डायरेक्शन में। हमने पहले mg साइन थीटा यहाँ पे क्यों रखा? क्योंकि mg साइन थीटा बड़ा है, उसी के डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा। जो फोर्स बड़ा होगा उसी के डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा। तो नेट फोर्स mg साइन थीटा माइनस fk। अब यही डिसाइड करेगा कितना एक्सीलरेशन होगा। अगर ऑब्जेक्ट का मास हम m ले रहे हैं और एक्सीलरेशन a आया तो ये रिलेशन हमें दे देगा एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा। तो फ्रेंड्स, एक तो ये तरीका है इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराने के लिए। लेकिन अगर mg साइन थीटा fk से छोटा है, अभी हमने mg साइन थीटा fk के बराबर करके और उसको mg साइन थीटा जब fk से बड़ा हो गया, इन दो केसेस को हमने डिस्कस किया। जब बराबर है fk के तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, यानी mg साइन थीटा इज इक्वल टू fk आ जाएगा। उस रिलेशन को सॉल्व करके हम सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट उस केस में है जब थीटा छोटा है, यानी mg साइन थीटा fk से कम है, तो अगर mg साइन थीटा fk से कम हो जाता है तो ऑब्जेक्ट तो नीचे स्लाइड नहीं करेगा, उसमें नीचे की तरफ मोशन की टेंडेंसी जरूर आएगी, लेकिन वो स्लाइड तब तक नहीं करेगा जब तक mg साइन थीटा बड़ा नहीं होगा fk से।
तो या तो हम mg sin थीटा को बड़ा करें, या हम क्या कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में mg sin थीटा है उसी डायरेक्शन में कोई फोर्स भी लगा दें। p फोर्स हम लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में mg sin थीटा हमारा लग रहा है उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएं। अब देखिए हमने फोर्स लगा दिया। जब हमने फोर्स लगाया mg sin थीटा के डायरेक्शन में, तो फ्रेंड्स r इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये तो पहले जैसा ही आना है क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। जब इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो r इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये बैलेंस है। दूसरा केस क्या है, जो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हम ले रहे हैं, वो क्या कहेगा, ऑब्जेक्ट हम जस्ट मोशन में आया, यानी नो एक्सीलरेशन। नो एक्सीलरेशन मतलब इस नत तल के इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग भी सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए, यानी हमें क्या मिलना चाहिए, mg sin थीटा प्लस p इज इक्वल टू एफ के, है ना। जस्ट मोशन में आ रहा है तो ये आना चाहिए, बैलेंस हो गया, नो एक्सीलरेशन का केस। अब इस केस में वर्क डन हमें निकालने के लिए कहा जाए तो हमने P कितना लगाया है, इसी इक्वेशन से आ जाएगा। P इज इक्वल टू आपको मिलेगा एफ के माइनस mg साइन थीटा, ओके, एफ के माइनस mg साइन थीटा। और एफ के जैसे अभी आप निकालते आए हैं, एफ के इज इक्वल टू म्यू के टाइम्स आर, और आर की वैल्यू कहां से लिखेंगे, आर इज इक्वल टू mg cos थीटा। यहां से हम r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, उससे जो एफ के मिलेगा उस एफ के को ले जाकर के इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें p मिल जाएगा। और जब p मिल जाएगा तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बिल्कुल सिंपल केस, क्योंकि p के डायरेक्शन में ही तो हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। जो P निकलेगा उसे S के साथ, यानी डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए यहां हमने उसी चीज को जो भी आपको बताया, यानी इंक्लाइंड प्लेन पर जब हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जिसमें हमने P फोर्स नीचे की तरफ लगाया और mg sin थीटा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा था, जितना भी डिस्कस किया उसी केस को हमने यहाँ पे शो कर दिया है। यानी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, r इज इक्वल टू mg cos थीटा, और फिर p की इक्वेशन क्या आपकी आई थी, आपने नोट कर रखा होगा, p इज इक्वल टू एफ के माइनस mg साइन थीटा। ये देखिए p इज इक्वल टू एफ के माइनस mg साइन थीटा, ये हम लोगों ने अभी निकाला था, उसी चीज को यहां पर शो कर दिया। अब यहां एफ के की वैल्यू आपने निकाली, एफ के क्या था, म्यू के टाइम्स आर, आर की ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है यहां पे ला करके, जैसे सब्स्टिट्यूट किया ये आ गया। अब एफ के की ये वैल्यू हमें इस इक्वेशन में रख देनी है तो हमें P मिल जाएगा, और P जो आया तो P और उसी यानी इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट था वो S था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। अब फ्रेंड्स इसी केस में जैसे हमने अपवर्ड मोशन में देखा, उसी तरह हम इस डाउनवर्ड मोशन में भी आपसे एक्सीलरेशन पूछा जा सकता है। यानी यहां तो हमने क्या कहा, बिना एक्सीलरेशन के, यानी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन नेट फोर्स हमने 0 लिया, लेकिन अगर हम इस नेट फोर्स को 0 ना लें तो क्या होगा, यानी नेट फोर्स लगे, दैट मीन्स mg साइन थीटा प्लस p, ये दोनों मिल करके एफ के से बड़े होंगे। तो अब तक तो आपको बिल्कुल समझ आ गया हो, क्योंकि हम कई केसेस इस तरीके के अभी तक डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में, कि अगर mg साइन थीटा प्लस p एफ के से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा प्लस p, ये क्या है, एफ के से बड़ा है ना। तो जो बड़ा है उसी डायरेक्शन में मोशन होगा, तो उसी डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। तो हम देखें कितना बड़ा है, तो mg साइन थीटा प्लस p माइनस एफ के, यानी अपोजिट फोर्स को माइनस कर दिया
तो नेट फोर्स बड़े फोर्स की डायरेक्शन में किसके, mg sin थीटा प्लस p के डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा। किसके बराबर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के मास m इंटू ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन a। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए तो अगर एक्सीलरेशन है वो आ जाएगा, अगर एक्सीलरेशन नहीं है, जो अभी हम लोगों ने इतना लंबा डिस्कस किया, तो a को आप 0 रखेंगे, a 0 होगा तो ये ma 0 हो जाएगा और आपके पास मिल जाएगा mg sin थीटा प्लस p इज इक्वल टू f के, जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन में लिया है। तो फ्रेंड्स, ये तो हम लोगों ने देखा आज कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर या इंक्लाइंड प्लेन पर, दोनों ही केसेस में जो हमारा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, स्लाइडिंग मोशन कर रहा है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास इस तरीके की अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।